हेलो क्लास। तो जो भी हमारी एनएसएट्स की जो प्रीवियस क्लास थी जिसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात किया था, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ समझा था कि किस तरीके से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन या ल्यूकोट्राइन्स कैसे एक्ट करते हैं फीवर के लिए या पेन के लिए, इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें कैसे शुरुआत होती है, कैसे इंजरी होती है, कैसे फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेस A2 रिलीज़ होता है, फिर वो एराकिडोनिक एसिड को सिक्रेट करवाता है, उससे कॉक्स एंड लॉक्स बनते हैं, फिर कॉक्स 1 कॉक्स 2, ये सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई थी। तो फ़िलहाल आज हम उन्हीं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, जिन्हें हम एनासेट्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। एनासेट्स का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये नॉन स्टेरॉयडल है ना, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉयडल ड्रग्स नहीं है। दूसरी चीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, साथ में जनरली एनाल्जेसिक यानी पेन कम करने, और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने का भी एक्शन इसमें होता है। तो इनका मेजर मैकेनिज़्म कॉक्स एंजाइम इनहिबिशन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम करके पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर को कम करने के तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ। एनासेट्स को ब्रॉडली 3 मेजर ग्रुप्स में समझा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहला है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। आप यहाँ देख रहे हो सबसे फर्स्ट वाली लाइन में नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब बेसिकली नॉन सेलेक्टिव का मतलब इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है कि कॉक्स 1 पे काम करना है या कॉक्स 2 पे काम करना है, इसलिए रिलेटिवली ये दोनों को इनहिबिट करते हैं, कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 2 को भी। हमने लास्ट पैथोफिजियोलॉजी में समझा था कि जो हमारा कॉक्स इनहिबिटर है, अगर आप इसको समझिए, कॉक्स 1 जो हमारा है, कॉक्स 1 क्या था? कॉन्स्टिट्यूटिव था, मतलब कि इन्फ्लामेशन तो बहुत कम, बट इसके अलावा उसका जो रेगुलर काम था, मतलब कि वो हमारे भले के लिए काम कर रहा था। बट जो कॉक्स 2 था ये इंड्यूसिबल था, जिस भी साइड पे इंजरी हो रही थी, जहाँ पे भी इश्यूज़ थे, इसका सिक्रीशन वहाँ पे था और ये हमें इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें दे रहा था। ठीक है। तो हम तो ऐसे जो रिलेटिवली हमारी इच्छा तो यही रहती है कि हम चाहें कि हमारी ड्रग्स कॉक्स 2 पे बाइंड करके उनके एक्शंस को रोकें। कॉक्स 1 को जहाँ तक रोकेंगे तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स का मतलब है कि सिलेक्ट नहीं किया है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 ये दोनों पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? सैलिसिलेट्स आप देखोगे। ठीक है। सैलिसिलेट्स में क्या है? एस्पिरिन। इसके अलावा प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें क्या आपको मिलेगा? आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोर्बिप्रोफेन। ठीक है। ऐसे ही फेनामेट में मेफेनेमिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में पेरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में कीटोरोलॉग, एंडोमेथासिन, नेबुमेटोन, और पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। खैर, तो अभी मैंने बताया नॉन सेलेक्टिव का सिंपल मतलब है कि ड्रग किसी एक कॉक्स एंजाइम को स्पेशली टारगेट नहीं करेगी, बल्कि दोनों मेजर एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी, कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 2 को भी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं ये एनाल्जेसिक एक्शन, एंटी पायरेटिक एक्शन और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ये दोनों बेसिकली कह सकते हो तीनों मिल सकते हैं एक्शन। लेकिन कॉक्स 1 इनहिबिशन की वजह से थोड़े जीआई साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉक्स 1 में क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम मैंने आपको कल बताया था ना, इससे पहले वाली क्लास में, कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस, मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। अगर स्टमक की बात करें, अगर गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा, है ना, तो बढ़ा हुआ एसिड क्या करेगा? वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे डैमेज एक्ट करेगा। ऐसे ही अगर गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन नहीं हुआ तो एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, तो फिर से हमारे स्टमक की लेयर के लिए नुकसान है। तो ऐसे स्टमक में जलन हो सकती है, या फिर क्रैम्प्स आ सकते हैं, या ओवरऑल बहुत क्लॉनिक टाइम यूज़ करने पे अल्सर हो सकते हैं। तो ये मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, अल्सरेशन और ब्लीडिंग का रिस्क बेसिकली बढ़ सकता है। ब्लीडिंग का रिस्क क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे और भी हार्मोन्स, लोकल हार्मोन, जैसे थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या होता है? थ्रोम्बोक्सिन काम होता है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर हमने थ्रोम्बोक्सिन को रोक दिया तो कहाँ प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी?
वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, चोट लगेगी, प्लेटलेट्स अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, एक्टिवेट ही नहीं होंगी वहाँ पे आके, तो ओवरऑल ब्लीडिंग का रुकने चांस कम हो जाएगा, क्लॉट कम बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन आप देख रहे हो इसमें सैलिसिलेट, थोड़ा सा और ब्रॉडली समझते हैं इसमें। अब इसमें है एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा सोडियम सैलिसिलेट और कोलिन सैलिसिलेट भी आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग इसमें एक ही है जिसका नाम है एस्पिरिन। तो सैलिसिलेट क्लास एस्पिरिन के सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपका। अब इसका नेचर क्या है, देखो ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, मतलब कि एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम करता है। तो एस्पिरिन की खास बात ये है कि ये कॉक्स इनहिबिशन इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, मतलब कॉक्स को रोकेगा और वो चीज़ें रिवर्स नहीं होंगी, क्योंकि ये कॉक्स एंजाइम को एसिटाइलेट करता है। ठीक है, इसीलिए एस्पिरिन का मैकेनिज्म बाकी कई एनासेट्स से थोड़ा सा अलग और क्लिनिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में एनासेट्स की इंपॉर्टेंट ये भी क्लास है। आप स्पेशल पेन किलर की बात करते हैं तो आप आइबुप्रोफेन की बात करते हैं, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोर्बिप्रोफेन। अगर आपको प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव सुनाई दे तो आप सबसे पहले आइबुप्रोफेन याद कीजिए। ठीक है, इनका प्राइमरी एक्शन होता है एनाल्जेसिक एक्शन। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन को कम करना। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में काम आ जाएगा ये। एंड एंटी पायरेटिक एक्शन, फिर उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी। अच्छा होता है कि आइबुप्रोफेन कॉमनली यूज्ड एनासिड है और माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फीवर और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में यूज़ होता है। नेप्रोक्सेन भी इम्पॉर्टेंट मेंबर है और इसका डायरेक्टली रिलेटिवली ड्यूरेशन जो है रिलेटिवली ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है। नेक्स्ट जो आप फेनामेट देख रहे हो, फेनामेट को हम एंथ्रानेलिक बोल सकते हैं, एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें मेफेनेमिक एसिड या मैक्लोफेनामेट, सबसे इंपॉर्टेंट फेनामेट्स में मेफेनेमिक एसिड ही हमारा है। मेफेनेमिक एसिड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स ये भी देता है। इसका यूज़ पर्टिकुलरली पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस या फिर जो और डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशंस में किया जाता है। ठीक है, तो खैर इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स इसमें भी कॉमनली इन्हें हम कॉमनली ऑक्सीकैम्स भी कहते हैं। ऑक्सीकैम क्योंकि आपको नाम में समझ में आएगा, पर ऑक्सीकैम, टेनऑक्सीकैम, मेलॉक्सीकैम। ठीक है, तो इनको इसलिए आप शॉर्ट में ऑक्सीकैम्स भी कह सकते हो। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पेरोक्सीकैम जो है ये पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग है। मेलॉक्सीकैम क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉक्स-2 के लिए कुछ ड्रग्स कुछ डिग्री तक प्रेफरेंशियल इनहिबिशन दिखता है, इसीलिए इसको पढ़ाते टाइम आपको ये समझना है कि क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें डाइक्लोफेनेक और एंडोमेथासिन, केटोरोलॉग, सोलिंडेक, एसाइक्लोफेनेक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक बहुत ज़्यादा सुना होगा। मोस्ट ऑफ द सारे नाम आपने यही सुने होंगे, एसाइक्लोपेरा, एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल को मिला के, है ना। ज़िरोडोल एसपी सुना है, ज़िरोडोल पीटी सुना है। ज़िरोडोल का मतलब एसाइक्लोफेनेक क्या है, एसिप एसपी, उसमें भी एसाइक्लोफेनेक, सेडेटिव पेप्टाइडेज, पैरासीटामोल। मैं आपको कुछ ब्रांड नेम्स बता रहा हूँ इस टाइप से कि आप जो सोचते हैं या फिर आप देखते हैं रोज़मर्रा में अपने मेडिसिन को यूज़ भी करते हैं गाउटी आर्थराइटिस या अलग टाइप के पेन के लिए। तो डाइक्लोफेनेक सबसे इंपॉर्टेंट एनासिड है और एंडोमेथासिन एक पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एनासिड है। तो कीटोरोलॉग जैसे जो स्पेशल रूप से एनाल्जेसिक एक्शन के लिए जानी जाती है और शॉर्ट टर्म मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट पेन में यूज़ होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोग को केवल ड्रग नेम ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन भी समझना होगा। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट हमारी है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। देखो इस क्लास के क्लासिकल एग्जांपल्स हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन और मेटामिजोल या एनाल्जिन वगैरह आती है। तो यहाँ पे एक आप ऐसे समझिए कि पायराजोलोन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन में दो जगह दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर देखोगे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में। ठीक है, तो पायराजोलोन डेरिवेटिव दो जगह दिखाई दे सकते हैं, डिपेंड करते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम पर। ठीक है, एक एनासिड ग्रुप में और दूसरी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ग्रुप में है, इसीलिए आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ड्रग क्लासिफिकेशन हमेशा एक ही टेक्स्ट बुक पैटर्न में नहीं होती है। कुछ ड्रग्स को उनके
प्रीडोमिनेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर केमिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग हेडिंग्स में रखा जा सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कॉक्स 2 इनहिबिटर्स के बारे में। अब यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हमें समझना है। हमारे बॉडी में ब्रॉडली कॉक्स 1 आप देखोगे ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूटिव के तरीके से बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक म्यूकोसल प्रोटेक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, रीनल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और यहीं पे जो कॉक्स 2 है ये मेनली इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मैंने आपको इतना बताया था। अब इसीलिए एक आइडिया इस तरीके से आया कि अगर हम मेनली कॉक्स 2 को इनहिबिट करें और कॉक्स 1 को कम अफेक्ट करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन मिलेगा और जीआई की टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। मतलब अभी जो हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें हमने ये समझा कि उसमें टॉक्सिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी या फिर जीआई साइड इफेक्ट ज़्यादा थे नॉन सिलेक्टिव में कंपैरेटिवली प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 के। ठीक है, तो तो इसी कॉन्सेप्ट से कॉक्स 2 इनहिबिटर्स आ गए। फर्स्टली अब हम बात करेंगे प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में। प्रेफरेंशियल का मतलब ही होता है प्रेफर करना। ठीक है, ड्रग कॉक्स 2 को कॉक्स 1 की तुलना में ज़्यादा इनहिबिट करती है लेकिन कंपैरेटिवली एक्सक्लूसिव नहीं होती, यानी कॉक्स 2 इनहिबिशन इज़ मोर देन कॉक्स 1 इनहिबिशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल। अब इसमें आप देख रहे हो मेलॉक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, इटोडोलैक, नेमेसोलाइड, ठीक है, तो डाइक्लोफेनाक वगैरह ये जो भी है। अब प्रेफरेंशियल का मतलब कॉक्स 2 को प्रेफरेंस देता है, कॉक्स 1 को कम्प्लीटली छोड़ता नहीं है बट उस पर थोड़ा कम काम करेगी। तो कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में अब हम ये समझें, जो हमारी जो अगली है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, इसमें जो आप देख रहे हो सिलेक्टिव का मतलब है कि और स्ट्रॉन्ग है ना। इसने प्रेफर नहीं किया, इसने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मैं इसी पे काम करने वाला हूँ। किस पे, कॉक्स 2 पे। ये ड्रग्स प्राइमरली कॉक्स 2 को टारगेट करती हैं जबकि कॉक्स 1 पर कंपैरेटिवली बहुत कम इफेक्ट होता है। अब इसमें सिलोकॉक्सिब, इटैरिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब जो हैं कंपैरेटिवली आप तो सोचोगे फिर तो सबसे अच्छी यही दवाइयाँ हो गई, फिर हम इनका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, चलो आगे बताऊँगा मैं। ठीक है, सिंपल डायग्राम में आप ये समझिए, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 1 पे भी काम करेंगी और कॉक्स 2 को भी रोकेंगी। प्रेफरेंशियल में कॉक्स 2 पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन देगी, कॉक्स 1 के लिए कम। और सिलेक्टिव में सिलेक्टिव कॉक्स 2 जो है इसमें कॉक्स 2 पे बहुत फोकस करेंगे, कॉक्स 1 पे बहुत कम। ठीक है, इसी के लिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इनको बोलते हैं कॉक्सिब्स। ठीक है, तो अब एक वजह ये है कि सिलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब इनके साइड इफ़ेक्ट्स में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा हैं। ठीक है, दिल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समस्या वाली दवाइयाँ हैं, इस वजह से इनको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं या फिर बहुत कम यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ इनका भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे वो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब ये सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्शनल डिफरेंस आता है। इन ड्रग्स में जो हमारी एनाल्जेसिक एक्शन, ठीक है, एनाल्जेसिक एक्शन गुड होती है, एंटीपायरेटिक एक्शन अच्छी होती है, बट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। आप दो चीज़ें समझिए, तीनों चीज़ें आपको दी गई हैं, एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक का मतलब पेन के लिए स्पेशली, पायरेटिक का मतलब फीवर के लिए, और इन्फ्लामेशन का मतलब उसमें रेडनेस, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, हीट वगैरह, इचिंग वगैरह। तो यानी कि ये पेन और फीवर को कम कर सकती हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन को इफ़ेक्टिवली ट्रीट करने के लिए इनके इन्फ्लामेटरी एक्शंस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, अगर बॉडी में पेन है साथ ही साथ फीवर है, या फिर फीवर ज़्यादा है पेन थोड़ा कम है, तो आप पैरासीटामोल खा के अपने फीवर के साथ साथ अपने पेन को भी कम करवा ले रहे हो। ठीक है, बट ये स्वेलिंग वगैरह उन सारी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। फर्स्टली आती है पैरा अमीनो डेरिवेटिव्स। अब पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव्स हैं क्या, आपकी पैरासीटामोल, इसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। प्राइमरली ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज़ में इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत वीक है। इसीलिए अगर पेशेंट को हम फीवर
भी है या और साथ में हेडेक भी है, तो उसको पैरासीटामॉल यूज़ हो सकता है, ठीक है, यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अगर सवाल ये कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो टाइपिकल आंसर जैसे कि हम आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक जो हैं ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं। तो पैरासीटामॉल मतलब पेन के लिए प्लस फीवर के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत पुअर है। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स जो आप दूसरी दिख रहे हो, मेटामेजोल डाइपायरोन जिसको हम कह रहे हैं, और प्रोपीफेनाजोन, इसमें जो मेटामेजोल है इसको डाइपायरोन या एनाल्जिन भी कहते हैं, अभी मैंने बोला, ठीक है। इस कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है क्योंकि मेनली एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ये भी है। तो लेकिन इसके यूज़ और अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री और क्लिनिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट में आप देख रहे हो बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, इस ग्रुप में नैबोमेटोन को कुछ ओल्डर या अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम्स में रखा जाता है। हालांकि मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो इसे जनरली एसिड के रूप में और स्पेशली नॉन एसिडिक प्रोडक्ट के तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ आपको ये समझना थोड़ा यूज़फुल है, केमिकल क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमेशा परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये तीनों में डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो हर एनाल्जेसिक ड्रग एनासिड नहीं होती, आप इस चीज़ समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामॉल पेन और फीवर को कम करता है, लेकिन इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत वीक है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल एनासिड के बराबर नहीं रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारी आइबुप्रोफेन है, ठीक है, ये भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों एक्शंस जो हैं वो क्लिनिकली इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ओवरऑल अगर आप ये समझिए कि नॉन सिलेक्टिव मतलब कॉक्स प्रेफरेंशियल, नॉन सिलेक्टिव का मतलब कॉक्स वन दोनों पे, प्रेफरेंशियल का मतलब कॉक्स टू को प्रेफरेंस, और सिलेक्टिव का मतलब प्राइमरली कॉक्स टू, ठीक है। और पैरासीटामॉल जैसे ड्रग्स पेन और फीवर तो कम करते हैं लेकिन इन्फ्लामेशन पर वीक होते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हमारा आएगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अभी हम ओवरऑल एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इनिबिशन के तौर पे इनिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम्स, पहले इसका एक मैकेनिज्म, उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन, एंटी पायरेटिक एक्शन, एंटी प्लेटलेट एक्शन स्पेसिफिक टू सम एनासिड्स। पहले इस तरीके समझेंगे हम। तो इस टॉपिक में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एनासिड्स पढ़ाते टाइम सबसे पहले आपको एक कॉमन पाथवे समझना बहुत सबसे आसान रहेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कॉक्स इनहिबिशन या प्रोस्टाग्लैंडिन को इस तरीके से सोचेंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट कॉमन पाथवे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। उसके बाद हम एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी प्लेटलेट एक्शन अपने आप जो है सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस कॉक्स एंजाइम। एनासिड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ठीक है। अगर हम बोल सकते हैं कि हम नॉन सिलेक्टिव की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, एग्जांपल के तौर पे मान लो, ठीक है। तो चलो मैं आपको वापस एक पाथवे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले जब भी हमने शुरू किया था तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। मान लेते हैं कि हमारे पास हमारी ये जो फॉस्फोलिपिड हो गई, ठीक है, सपोज दैट कि ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब जब भी इस फॉस्फोलिपिड में कोई इंजरी हो रही थी, है ना, मान लेते हैं कि चलो एक पाथवे मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई कांटा चुभ गया, ठीक है, एक इंजेक्शन लग गया, ठीक है, इंजरी हुई। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे होता है तो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर साइटोकाइंस वगैरह, TNF अल्फा वगैरह, ठीक है, IL-1 IL-6 मैंने आपको बताया था, ये सिक्रीट होंगे जिनकी वजह से यहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट होगा जिसका नाम था फॉस्फोलाइपेस A2, ठीक है, फॉस्फोलाइपेस A2, ठीक है। ये जो फॉस्फोलाइपेस A2 था, इसकी प्रेजेंस में
एक स्पेशल हार्मोन सिक्रेट होगा जिसका नाम क्या था, एराकिडोनिक एसिड। क्या बनेगा यहाँ पे, एराकिडोनिक एसिड। अब यही एराकिडोनिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में क्या दो चीज़ें बनेंगी, यहीं पे दो चीज़ें बनेंगी हमारी, कॉक्स एंड लॉक्स। ठीक, कॉक्स एंड लॉक्स। कॉक्स का मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस और लॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, लाइपोक्सिनेस। अब ये चीज़ें मैंने आपको वैसे पहले ही बताई, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ इस क्लास में। कॉक्स वन जो अभी जो कॉक्स है, ये कॉक्स के दो पार्ट्स में टूटेगा। पहला क्या था, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू। ठीक है, कॉक्स वन का क्या सीन है कि कॉक्स वन क्या था, कॉन्स्टिट्यूटिव था, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्शन था, और कॉक्स टू क्या था, ये इंड्यूसिबल था, है ना, कि जहाँ पे एक्शन या फिर जहाँ पे चोट लग रही थी वहाँ पे कॉक्स टू का ज़्यादा रोल था, बाकी कॉक्स वन तो अपना रेगुलर काम भी कर रहा था और थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन, बहुत लाइट एक्शन देने में एक तरीके से एक्टिव था। तो अब इसमें क्या है, इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस। अगर हम कह रहे हैं कि नॉन सिलेक्टिव, अभी हमने बोला कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हम इस कॉक्स टू को रोकें, है ना, तो हमारी ड्रग्स, बट हमारी ड्रग का क्या नाम है, नॉन सिलेक्टिव। अगर हम कह दे रहे हैं कि नॉन सिलेक्टिव है, मतलब उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, तो वो इन्फ्लामेशन हम चाहते हैं कॉक्स वन को रोक के, सॉरी कॉक्स टू को रोक के इन्फ्लामेशन को रोक दिया जाए, तो इसको रोकना चाहिए, बट ओवरऑल वो क्या करेगी, इस पर भी काम करेगी। चलो ठीक है, कॉक्स टू को उसने रोका, इन्फ्लामेशन रुक गया, या हमारा फीवर या सारी चीज़ें रुक गई, बट उसने कॉक्स वन को भी रोक दिया। अब कॉक्स वन का अच्छा काम क्या था, अब यहाँ पे ये समझिए, कॉक्स वन एक तरीके से मैंने उस दिन आपको स्टमक बना के दिखाया था। हमारे स्टमक में अब कुछ लोकल हार्मोन्स मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस। अब आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकस है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक म्यूकस क्या करता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकस हमारे स्टमक की जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के 4 लेयर्स आपने पढ़ी होंगी एनाटॉमी में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा और मस्कुलरिस। अब अगर यहाँ पे जो एसिड है, जो हमारा HCl है, ठीक है, अगर ये म्यूकोसा नहीं होगी तो ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकस को क्या करेगा, डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। इससे वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो अल्सर हो सकता है, वरना शॉर्ट टर्म में आपको पेट में जलन, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं। तो पहली चीज़, प्रोस्टाग्लैंडिन काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस। दूसरा काम, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये जो HCl है, इसको रेगुलेट करने का भी काम कौन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने इससे पहले भी पढ़ा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करने के लिए या गैस्ट्रिक एसिड को बनाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइलकोलिन और कुछ और चीज़ें हैं जो अपना काम करती हैं और यहाँ पे ओवरऑल एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर कंट्रोल हो जाएगा तो वो अगर तो क्या करेगा, वो HCl को मैनेज करके रखेगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो HCl अपने लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है। तो द अनदर थिंग इज़, इसके अलावा तीसरा काम क्या था, हमारे किडनीज़ के लिए, ठीक है। किडनीज़ में क्या था, रीनल ब्लड फ्लो, है ना। रीनल ब्लड फ्लो जितना अच्छा रहेगा, ड्रग का एक्सेशन उतना बेटर रहेगा और हमारी किडनी को भी बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो द मेजर थिंग अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन, secretion of gastric mucus, regulation of gastric acid, मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ इसके मेजर काम है। वहीं पे दूसरा हमारा हार्मोन जो हमारा कॉक्स वन पे के बेसिस पे काम कर रहा था, वो क्या था, थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या था, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट्स को इकट्ठा करके आसपास लाना। सपोज दैट कोई भी जगह है, इंजरी हुई, वहाँ पे प्लेटलेट्स अंदर आके क्या करती हैं, बाइंड अप होती हैं और उस जगह पे जो घाव को है उसको भरने का काम करती हैं। अब अगर हमने प्लेटलेट को रोक दिया, कहीं चोट लगी, ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो दूसरा चांस क्या है, मैंने इसीलिए साइड इफेक्ट में बोला था, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका ये जो अनदर थिंग, ठीक है। अब क्योंकि कॉक्स वन में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन होता है, ये अच्छे काम के लिए हैं। बट कॉक्स टू में क्या है, यहाँ पे कॉक्स टू में थोड़ा और आते हैं हम यहाँ पे। अब कॉक्स टू में हमारा क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन का जस्ट उल्टा काम होता है थ्रोम्बोक्सिन के। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है और वैसोडाइलेशन करवाता है, ठीक है।
तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो रही थी, तो ओवरऑल हमारी ड्रग इनको रोक के ओवरऑल इन्फ्लामेशन को रोक दे रही थी, ठीक है। बट साइड इफ़ेक्ट क्यों बढ़े ये आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। एनासेड्स का मेजर टारगेट होता है कॉक्स एंजाइम्स, ठीक है। जब एनासेड कॉक्स को इनहिबिट करता है तो रैकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया। अब सपोज दैट हमने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, हमने दवाई खाई एनासेड, वो कहाँ पे काम करेगी, इस कॉक्स 2 पे, कहाँ पे, ओवरऑल कॉक्स पे काम करेगी, जिससे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को रोकेगी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, और कुछ ड्रग्स में थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी कम करने की पावर होती है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम कर सकती है। तो इस तरीके से, ठीक है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को मैंने आपको समझा दिया है फिर से। कॉक्स 1 नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में गैस्ट्रिक म्यूकोसल प्रोडक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, रीनल फंक्शन, इसीलिए जब नॉन सेलेक्टिव एनासेड्स कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करती हैं तो बेनिफिशियल इफेक्ट के साथ साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए एस्पिरिन वगैरह है या आइबुप्रोफेन वगैरह, इनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली। एस्पिरिन जितना बढ़िया फ़ायदा करती है उतना ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि एस्पिरिन एक एसिडिक नेचर की ड्रग है। आपने फर्स्ट एड में पढ़ा होगा, जब भी आप पॉइजनिंग की बात करते हैं तो एसिड पॉइजनिंग में या ड्रग पॉइजनिंग में हमारा एस्पिरिन भी आता है, ठीक है। अभी कॉक्स 2 इन्फ्लामेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कॉक्स 2 मैंने अभी बताया, कॉक्स 2 बढ़ने पे प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाते हैं, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए ड्रग्स कॉक्स 2 इनहिबिशन से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करती हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास में आएगा इसमें है क्या, बेसिकली 4 मेजर एक्शंस हैं, ठीक है। 4 मेजर एक्शंस मैं आपको वापस बताऊंगा। पहला, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इन्फ्लामेशन में जब जो टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन बढ़ती है, इसमें क्या होगा। उसके अलावा जो दूसरा है एनाल्जेसिक एक्शन, एंड थर्ड वन इज़ एंटीपायरेटिक, ठीक है। मीन्स फोर्थ वन इज़ एंटीपायरेटिक, बाकी एंटीप्लेटलेट एक्शन। और ये सारी चीज़ें भी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या होगा। तो ओवरऑल मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन समझाया, कोशिश की थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी बताने की, और एक शॉर्ट तरीका मैंने बताया मैकेनिज़्म को समझने का, क्लासिफिकेशन को समझने का तरीका। सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्लासिफिकेशन के बाद का जो भी मसला अभी इसमें है, कल एक बार फिर से मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस को समझेंगे और बाकी सारी चीज़ें की। अभी स्पेशली इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि कौन सी ड्रग कौन सा साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप समझिए कॉक्स 1 को अच्छे से। कॉक्स 1 को रोकना क्यों हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर क्यों हम कॉक्स 1 पे नहीं चाहते हैं कि हमारी ड्रग्स काम करें, ठीक है। तो ये जो भी सारी वजह हैं। सो थैंक यू एंड वेलकम। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।